हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं वैल्यू एडिशन सीरीज का मैपिंग का एक और पार्ट। और इस पार्ट में बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं, तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे भारत की प्रमुख मृदा के बारे में, सॉइल्स के बारे में। अब देखिए, याद रखें इस सीरीज में हम चलते हुए काफी आगे तक आ चुके हैं। वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी जो है इसके प्रीवियस वीडियो देख लें, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है। अगर मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाऊं, तो हमने बेसिकली इंडिया की मैपिंग में चलते हुए, जस्ट अ सेकेंड, हमने इंडिया की मैपिंग में चलते हुए कुछ इस तरह से देखा कि ये है हमारा ग्रेट इंडिया। आपको इस तरह से दिखाई देगा। याद रखें, आपको सिंगल हैंडेडली जो है वो मैप बनाते आना चाहिए। ये मेरा 2 स्ट्रोक में मैप बनकर रेडी है। अब इस कंडीशन में हमने लगभग इंडिया के सारे ज्योग्राफिकल एंटिटीज को इसमें हमने लगभग इंडिया की सारी ज्योग्राफिकल एंटिटीज को कवर करा है। आपने देखा कि हमने हिमालयन वाला पोर्शन कवर करा इस प्रकार से, जिसमें मैंने भारत की प्रमुख पहाड़ियां कराई, इसके प्रमुख दर्रे भी कराए, और अभी कुछ दक्षिण भारत के दर्रे वाला पोर्शन बचा हुआ है, वो भी मैं आपके समक्ष लेकर जल्दी ही प्रस्तुत हो जाऊंगा। इसी तरह से हमने हमारे पूर्वी घाट पर्वतों को, पश्चिमी घाट पर्वतों को कवर करा। मैंने खासकर वो पोर्शन जो यूपीएससी काफी ज्यादा पूछा करती है, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल यूपीएससी की मैपिंग जो आपको नीलगिरी के लिए रिक्वायर्ड है, ये हमने कवर करी। इसमें मैंने पूरा डायग्राम बनाकर समझाया कि कितने नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, कौन सी प्रजातियां कहां पर मिलती हैं। इसी तरह से हमने जो है वो भारत की नदियों को भी कवर करा। अगर आप सभी को याद हो तो इस तरह से हमने गंगा नदी तंत्र ड्रॉ करा था। इसी प्रकार से जो है हमने इस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वाला पोर्शन कवर करा। इसी तरह से नर्मदा, तापी, यहाँ लूनी, बनास, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, महानंदा। इसी प्रकार से यहाँ सोन दिखेगी, दामोदर, यहाँ पर आएगी हुगली, इसी प्रकार से सुवर्ण रेखा। इसी तरह से चलते हुए आएंगे बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और दाया, फिर ऋषिकुल्या नदी। इस प्रकार से हमने ये वाला पोर्शन जो है वो पहले डिटेल में कवर कर लिया है। इसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत में हमने सारे पठारों को देखा, पठारों के ऊपर आने वाले पर्वतों को देखा, पर्वतों में मिलने वाले हिल स्टेशंस को देखा, नेशनल पार्क को देखा और वहां मिलने वाले जीवों को देखा। अब ये एक टोटलिटी में बनकर रेडी है आपके पास एक प्लेलिस्ट। मैं इसे सेपरेटली, जो वैल्यू एडिशन की सीरीज में हम ये मैपिंग वाला पार्ट कर रहे थे, अब इसे सेपरेट करके एक अलग प्लेलिस्ट में जो है वो आपको मिल जाएगा सीरियल वाइज। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इसमें नंबरिंग कर दें, तो उसमें नंबरिंग हो जाएगी। इसी तरह से हमने बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है वो कवर करे हैं। अब थोड़ा सा हम जो है वो अगले स्टेप पर चलेंगे। अब हम भारत की मृदा के बारे में देखेंगे, सॉइल के बारे में देखेंगे। देखिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर चाहें तो इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। पीडीएफ को डाउनलोड करने में क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है, याद रखिएगा कि आप पाएंगे अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। याद रखें, इसके थ्रू जो है आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। अब ये पीडीएफ डाउनलोड करने में क्यों कह रहा हूं, याद रखिएगा कि पीडीएफ से होगा क्या कि आप क्विकली उस चीज को रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमने इतना पोर्शन जो है वो कवर कर रखा है। अब याद रखिए, हम जो है आज की क्लास में भारत की प्रमुख मृदा कवर करेंगे। अब ये सीरीज कहां तक जाती है, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका और हमारा एंगेजमेंट होगा, उतने ज्यादा पार्ट्स हम लेकर आएंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम सबसे पहले मृदा के बारे में देखें। उसके पहले जान लीजिए कि मृदा होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में कहूं तो चट्टानों की ऊपरी लेयर जो लूज फॉर्म में उपस्थित हो। अब यहां लूज से मतलब क्या है, ढीले फॉर्म में। अब ये क्या चीज है, तो याद रखिए, एक ये चट्टान है, तो चट्टान के ऊपर की जो ये परत आपको दिखाई दे रही है, याद रखिए इसे कहा जाता है मृदा, या कहूं सॉइल, या कहें हम मिट्टी। अब आपसे कभी यूपीएससी ये प्रश्न नहीं करने वाला कि आप समझाइए मृदा की डेफिनेशन क्या है या उसकी परिभाषा क्या है। आपसे प्रश्न आएंगे दो फॉर्म में। वैसे तो जब हम इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में करेंगे, तब के समय आपको 4 से 5 डायमेंशन देखने होते हैं, जैसे मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का प्रकार किस प्रकार से डिसाइड होता है, इसी तरह से जो है मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, या मैं कहूँ सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। इसी तरह से चलते हुए जो है आप मृदा के प्रकारों पर पहुंचते हैं।
इसी प्रकार से एक टॉपिक होता है मृदा अपर्दन। इन सभी को टोटलिटी में मैं एक डिसेंट साइज के वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या होती है या फिर मृदा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है या फिर मृदा परिच्छेद्रिका क्या होती है। क्लियर? चलिए, तो यहां ध्यान से देखिए। क्लियर? इसे इंग्लिश में जो है वो सॉइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब यहां ध्यान से देखें, याद रखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले इंडिया का जो है मैप, लेकिन पहले हम सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। मैप की उसमें आवश्यकता कम होगी। यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि कुछ इस तरह से आपको जो है वो मृदा की परिच्छेद्रिका दिखाई देगी। परिच्छेद्रिका का मतलब कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन को दर्शाता है। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि आपको कुछ इस तरह से जो है, जस्ट अ सेकेंड, आपको कुछ इस तरह से जो है रफली एक मैप ड्रॉ करता हुआ दिखाई देंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिए कि मृदा की अलग अलग परतें होती हैं जिसे संस्तर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो अब मैं अलग अलग संस्तर को ड्रॉ करने वाला हूं। ध्यान से देखिए, तो आपको जो नीचे वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला, याद रखिएगा इसे कहा जाता है सबसे निचला संस्तर, या कभी कभार इसे सबसे नीचे, इससे जो है वो कई बार ई संस्तर या आर संस्तर के नाम से जाना जाता है। संस्तर का मतलब कुछ नहीं, एक लेयर है। क्लियर? अब यहां ध्यान दें, इसके ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे मैं लेयर्स ड्रॉ कर रहा हूं, आपको भी अपने दिमाग में सेटल डाउन रखना है कि इसके ऊपर क्या क्या आता जाएगा। हर एक लेयर के बारे में कुछ एक विशेषता हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं इसे ड्रॉ करता हूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। याद रखिए ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ये आधार चट्टानों का क्षेत्र है। अर्थात यहां पर वे चट्टानें आपको दिखाई देंगी जिनके कारण जो है वो आसपास का क्षेत्र में मृदा का निर्माण हुआ था। तो ये याद रखिए आधार चट्टान, इसे कई बार पैतृक चट्टानें या पेरेंट रॉक एरिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये एक क्षेत्र हो गया। अब इससे ऊपर आएंगे तो याद रखिए, मैं यहां नाम मेंशन अभी नहीं कर रहा हूं, आपको याद रखना है ये ई संस्तर है, या कई बार इसे जो है वो आर संस्तर के नाम से जाना जाता है। इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो याद रखिए ये वाला जो एरिया होगा, इस एरिया में, इस संस्तर में आपको दिखाई देगा कि पेरेंट रॉक से बनी, अर्थात पैतृक चट्टानों से बनी कुछ चट्टानें, तथा ऊपर से एक प्रोसेस है जिसे कहा जाता है विनिक्षेपण के द्वारा आई हुई मृदा। तो यानी कि विनिक्षेपण तथा यहां पर जो पेरेंट रॉक है, इसकी बची हुई चट्टानों से निर्मित मृदा तथा चट्टानीय संस्तर दिखाई देगा। इसे सी संस्तर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए इसे भी हम मेंशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। याद रखें यहां पर आपको कुछ चट्टानें आवश्यक रूप से दिखाई देंगी। क्लियर? यानी कि यहां पर आपको चट्टानें भी दिखेंगी तथा मृदा भी दिखेगी। और मृदा भी कौन सी, जो मैंने अभी आपको बताया, ये कौन सी मृदा है? ये मृदा है विनिक्षेपित मृदा। क्लियर? अच्छा, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये भी अपने दिमाग में सेटल डाउन रखिएगा कि इसका निर्माण बेसिकली होता है ऊपर से आई हुई मृदा के नीचे की ओर प्रवाह के कारण, और इसे निक्षेपण या फिर विनिक्षेपण या कई बार इसको परकोलेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए अब आ जाएं ऊपर के क्षेत्र में। याद रखिए ये जो संस्तर है इसे बी संस्तर के नाम से जाना जाता है। यहां पर याद रखिएगा कि जो मृदा है वो थोड़ी सी क्ले के समान, चिकनी मिट्टी के समान दिखाई देती है। इसमें कई बार ऑक्साइड तथा लोहे और एल्यूमिनियम के अयस्क जो है वो मिलते हैं, ऑक्साइड्स मिलते हैं बेसिकली। और ये मृदा जो है वो ऊपर की मृदा से थोड़ी कम उपजाऊ जरूर होती है, परंतु ये मृदा, ये संस्तर जो है मुख्यतः जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों को होल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां थोड़ा सा घनत्व ज्यादा होता है, सॉइल या मृदा थोड़ी कड़ी होती है, इससे जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है बड़े वृक्षों को ग्रो होने के लिए। वैसे तो जड़ें आगे अंदर तक भी जाती हैं, परंतु मुख्यतः यहां से स्ट्रेंथ जो है वो मिलना प्रारंभ होती है। तो ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में सेटल डाउन रखिएगा। क्लियर? अब याद रखें इसके ऊपर जाएंगे तो आपको ए संस्तर दिखेगा। अब यहां पर मैं एक फर्दर डिवीजन करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो एरिया है, ये एरिया में हम एक डिवीजन और करेंगे। क्लियर? अब यहां पर याद रखिए ये जो ए संस्तर है, इस संस्तर की मुख्य विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा कि इस संस्तर में, याद रखिए इस संस्तर की विशेषता क्या है, तो हमेशा इसकी विशेषता याद रखिएगा कि ये जो है वो कार्बनिक पदार्थ जो ऊपर उपस्थित है, देखिए ऊपर जो है वो ओ ओरिजिन है। यहां याद रखिएगा कि मैं यहां पहले ही इसकी मार्किंग कर दूं,
जिससे आप जो है वो बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये जो संस्तर आपको दिख रहा है, याद रखिए ये ओ संस्तर है। और ओ संस्तर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यहां पर जो पौधे हैं उनकी पत्तियां तथा वो सभी अवशिष्ट पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित होने चाहिए, उन उपस्थित प्राकृतिक पदार्थों के अपघटन से निर्मित होता है। तो यहां पर आपको ह्यूमस दिखाई देगी। ह्यूमस कुछ नहीं है, जो पेड़ पौधे पत्तियां सड़ जाती हैं उनसे ह्यूमस का निर्माण होता है। अब जब यह ह्यूमस का और भी ज्यादा जैविक अपघटन होता है तब कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और याद रखिएगा ए संस्तर में जो है आपको कार्बनिक पदार्थों का आधिक्य देखने को मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित दिखाई देंगे। क्लियर? और ये जो संस्तर है यहां पर आपको ह्यूमस दिखाई देगा, इसे ओ संस्तर के नाम से जाना जाता है। याद रखिए ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं इस पेन को इस प्रकार से कट करूं तो जो साइड से आपको दिखाई देगा उसे क्रॉस सेक्शन, प्रोफाइल या परिच्छेद्रिका कहा जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। क्लियर? तो अब यहां पर याद रखिएगा ये जो संस्तर है वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये बन के हमारा रेडी है सॉइल प्रोफाइल। अब यहां पर मैं कुछ चीजें और ऐड करूंगा, ध्यान से देखिए। याद रखें अभी जैसा मैंने आपको बताया ये जो संस्तर है ये कौन सा संस्तर होगा? तो याद रखिए इसे कहा जाता है आर संस्तर या कई स्थान पर इसे ई संस्तर, इस नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है याद रखिएगा इसे ओ संस्तर के नाम से जाना जाता है। इस संस्तर को ए संस्तर के नाम से जाना जाता है। जस्ट अ सेकेंड, इसे ए, ये आर या ई संस्तर कहलाता है। इसी प्रकार से ये जो संस्तर है याद रखिएगा इसे ओ संस्तर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से ये जो पोर्शन है याद रखिएगा इसे ए संस्तर के नाम से जाना जाता है। ये जो संस्तर आपको दिखाई दे रहा है इसे बी संस्तर के नाम से जाना जाता है तथा ये जो संस्तर है इसे सी संस्तर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे संस्तर आपके माइंड में सेटल डाउन होना आवश्यक है। क्लियर? चलिए अब यहां पर एक छोटी सी डिटेलिंग याद रखिएगा। क्या है ये? तो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी वनस्पतियां। अब याद रखिए कि ये जो वनस्पतियां हैं इनकी जड़ें कहां तक जाती हैं। क्लियर? तो लेट मी कंप्लीट द डायग्राम, देन फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। याद रखें इन सारे पौधों की जो जड़ें हैं ये आपको नीचे तक जाती हुई दिखाई देंगी। अब ये याद रखिएगा कि ये कहां तक जाती हैं। अब यहां पर आपको याद रखना है ये सामान्य कम गहराई की जड़ें हैं जो इस स्थान तक आपको दिखाई देंगी। याद रखिए डायग्राम में जो चीजें मैं ऐड कर रहा हूं ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसी प्रकार से आपको जो जड़ें और गहराई तक दिखाई देंगी जाती हुई, इसका मतलब है ये पौधे जो है और भी ज्यादा वृहद आकार के हैं। क्लियर? और इसी प्रकार से याद रखिएगा कि कुछ पौधों की जो जड़ें हैं वो आपको नीचे तक जाती हुई दिखाई देंगी। ये सबसे वृहद आकार के होंगे परंतु यहां तक जो है वो सामान्यतः जड़ों का विकास नहीं होता। तो इस चीज को अपने माइंड में सेटल डाउन रखिएगा कि जो स्ट्रेंथ है, जो पकड़ है पौधों को, वो किस प्रकार से मिलती है। क्लियर? तो ये आपका प्रोफाइल बनके रेडी है। इसे हमेशा अपने दिमाग पे सेटल डाउन रखिए। तो इसे कहा जाता है मृदा परिच्छेद्रिका। जस्ट अ सेकेंड। और ये याद रखिए कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल सिंपल से डायमेंशन से इससे प्रश्न बनते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्चुअल प्लॉटिंग करते हैं हम भारत की। तो यहां मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। याद रखिए ये है हमारा ग्रेट इंडिया। इस प्रकार से चलते हुए आएंगे तो आपको यहां दिखाई देगा नेपाल वाला पार्ट, ये है हमारा सिक्किम वाला पोर्शन, ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और इस तरह से आप चलते हुए आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये है हमारा जम्मू कश्मीर, गुजरात वाला पोर्शन, राजस्थान वाला एरिया। और इस तरह से चलते हुए आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा प्रायद्वीपीय भारत। और ये मैप बनके हमारा रेडी है। चलिए इससे हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं और मार्किंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए याद रखिएगा कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दें और ध्यान से सुनिए। याद रखिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये है ICAR। ICAR ने याद रखिएगा बेसिकली बताया है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ है।
क्लियर। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली याद रखिएगा 1963 में, 1963 में याद रखिए, इस डेट को आईसीएआर ने बताया था कि भारत में 8 प्रकार की मृदा है। क्लियर। कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। अब इस चीज को समझिए और अपने दिमाग में सेटल डाउन रखिएगा कि ये जो 8 प्रकार की मृदा है, ये हर एक प्रकार की मृदा जो है आपको भारत में जितना ज्यादा आप जूम इन करेंगे, मान लेते हैं कि आप जो है वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप केवल और केवल अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके राज्य में भी हो सकता है ये 8 प्रकार की मृदा मिले। और आज के इस मैप में होगा कि हम आपके राज्य में केवल 1 या 2 प्रकार की मृदा बताकर खत्म कर दें। तो जितना ज्यादा आप चीजों को जूम करेंगे, अब मान लेते हैं आप किसी जिले में रहते हैं, आपके जिले में भी हो सकता है 4 या 5 प्रकार की मृदा मिलती हो, परंतु जब हम इसे मार्क कर रहे होंगे तो हम उस जिले में या उस एरिया में केवल 1 प्रकार की मृदा बनाएं। तो जितना ज्यादा आप चीजों को जूम करेंगे उसमें उतनी ज्यादा विविधता देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो याद रखिए कि जितनी ज्यादा विविधता होगी आपको समझने में उतनी कंफ्यूजन होगा। अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए याद रखें कि जो मैप मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप उसे अपने माइंड में सेटल डाउन कर लें। अगर आपने एक बार चीजों को सेटल डाउन कर लिया, एक बार आपने समझ लिया, तो उसके बाद आपको जो माइन्यूट क्लियरिटी है वो अपने आप आ जाएगी। तो ज्यादा परेशान ना हो, जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के अकॉर्डिंगली है हम उसे आज कवर कर देंगे। क्लियर? तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। याद रखिए कि सबसे पहले हम मार्क करेंगे पर्वतीय मृदा को। अब यहां ध्यान दें, पर्वतीय मृदा का जो क्षेत्र है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरह से। ये चलते हुए जो है वो इस स्थान तक। अब अगर आपने वीडियो देख रखा होगा तो आप सभी को याद होगा कि ये जो है वो लद्दाख वाला पार्ट है। मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया है कि कौन से स्थान पर कौन सा राज्य आता है। याद रखें ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया है। एक यहाँ दिखाई देगी पर्वतीय मृदा, इसी प्रकार से आपको इस क्षेत्र में दिखाई देगी और थोड़ा विस्तार आपको जो है वो इस स्थान पर भी देखने को मिलेगा। याद रखें कि ऐसा नहीं है कि इस स्थान पर अन्य किसी प्रकार की मृदा नहीं मिलेगी, मुख्यतः ये मृदा दिखाई देगी। अब ये याद रखिए पर्वतीय मृदा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स मेरे, हम इसे मार्क कर रहे हैं, मार्किंग बस नहीं करना है, आपको एटलस में लगाना है कि इस मृदा के बारे में आपको और क्या जानना चाहिए। याद रखिएगा कि जो पर्वतीय मृदा है इसका विस्तार जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में तो होता ही है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ इसमें जो है वो तेजी से परिवर्तन आते हैं। याद रखिए जब किसी पर्वतीय क्षेत्र में मृदा का निर्माण होगा तो ऊपर की जो क्षेत्र होगा वहां थोड़ी पतली बारीक मृदा मिलेगी और नीचे वाले क्षेत्र में जो है उस मृदा के अंदर रेत के कण तथा जो कणों का सामान्यतः मृदा में आकार है वो भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। पर्वतीय मृदा के केस में याद रखिएगा कि सामान्यतः रोधिका कृषि, जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं आप इसे नोट डाउन करेंगे, रोधिका कृषि। और रोधिका कृषि का मतलब क्या है? तो कुल मिला के इस तरह से आप पाएंगे कि मान लेते हैं ये एक जो है वो ढलान वाला क्षेत्र है, तो आप करेंगे क्या, यहां पर सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। और याद रखिए इस तरह से आप जो है वो इस एरिया में कृषि कर पाएंगे। अब यहां याद रखिए एक तो रोधिका कृषि आपको इसके लिए हमेशा याद रखना चाहिए, या कई बार इसे बंध कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी याद रखिएगा कि सामान्यतः ये मृदा उपजाऊ कब होती है? जब इसमें नीचे वाले क्षेत्र में कृषि करी जाए। अब नीचे वाले क्षेत्र में अर्थात कड़ों का आकार थोड़ा सा मोटा हो, एकदम ऊंचाई पर भी नहीं करना है और एकदम नीचे भी नहीं करना है। अब इसके दो अलग अलग डायमेंशन है। याद रखिए यूपीएससी जब प्रश्न पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा अगर मैं कहूं कि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, मान लेते हैं ये एक पर्वत है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है यहां पर आप क्यों नहीं कर सकते? यहां नहीं कर सकने का सबसे बड़ा कारण बच्चे ये है कि इस एरिया में मृदा जो है वो बिल्कुल क्ले के फॉर्म में उपस्थित है, चिकनी मिट्टी के फॉर्म में उपस्थित है। और अगर नहीं है, उपजाऊ भी है, तो भी यहां तापमान बहुत कम है। पहली समस्या। अब एकदम घाटी में भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो इसकी घाटी के आसपास आपको दिखाई देगा कि यहां पर जो मृदा है हो सकता है कि वो उपजाऊ हो, लेकिन समस्या यह है कि पर्वत और घाटी समिति के कारण यहां पर दिन और रात के तापमान में अंतर आ जाएगा और साथ में ये जो है छाया प्रदेश भी होगा इस पहाड़ का, तब के केस में भी नहीं हो सकते। तो हो कहां सकता है संभव? तो याद रखिएगा ये संभव हो पाएगा इस स्थान पर। और इस स्थान पर भी कब? जब आप यहां पे रोधिकाओं का निर्माण करेंगे।
तो इस चीज को अपने माइंड में सेटल रखिएगा। मैंने यहाँ पर क्लाइमेटिक डायमेंशन भी बताया है, मैंने पर्वत समीर, घाटी समीर, स्थल समीर, जल समीर ये भी कवर कर रखा है क्लाइमेटोलॉजी वाली सीरीज में। आप चाहें तो आप वहां से इसे कवर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो स्थान है यहाँ आपको, ओहो, ये जो स्थान है यहाँ आपको जो है वो पर्वतीय मृदा का निर्माण देखने को मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर मार्किंग कर दूं। अब इस क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आएगा, तो लद्दाख आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। इस एरिया में इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। चलिए अब दूसरी मृदा की तरफ बढ़ते हैं। यह है बेसिकली जलोढ़ मृदा। ध्यान से देखिएगा, इस मृदा का क्षेत्र जो है आपको इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। याद रखें कि ये एक रफ आइडिया आप लगाने के लिए आपके लिए पर्याप्त है कि आपको जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये इसका क्षेत्र हो गया। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर जो है वो मार्किंग कर लूँ, फिर हम इसे डिटेल में देखते हैं। याद रखिए कि जो जलोढ़ मृदा है इसका विकास जो है वो भारत में सर्वाधिक स्थान पर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, याद रखिएगा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है भारत के लगभग 40% एरिया में देखने को मिलता है। साथ ही इसके साथ याद रखिए कि जलोढ़ मृदा विश्व की सबसे उपजाऊ मृदा में से एक है। इस चीज को हमेशा दिमाग में सेटल डाउन रखिएगा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस किस एरिया में होता है। तो जैसा कि इस डायग्राम से आपको डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा, याद रखिए कि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है सबसे पहले तो आपको गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में दिखाई देता है, जिसे हम उत्तर भारत के मैदान के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि इस स्थान पर जो है आपको यूपी दिखेगा, बिहार दिखेगा, झारखंड वाला एरिया दिखेगा, साथ ही पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो मृदा है इसका विस्तार आपको इस प्रकार से पूर्वी घाट के क्षेत्र में भी दिख रहा है। याद रखिए कि पूर्वी घाट के क्षेत्र में इसका निर्माण होने का मुख्य कारण क्या है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया है, याद रखिए कि यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ पर जैसा हमने आज की क्लास की स्टार्टिंग में भी मैंने रिवाइज कराया था, यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, वेंगई ये सभी अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यही मुख्य कारण है कि नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट, अर्थात सेडिमेंट ब्रॉट बाय रिवर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। देखिए, नदी जो है वो जब अपना कोर्स प्ले करती है, अर्थात जब चलना प्रारंभ करती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा के कारण, अगर मैं कहूं ये मेरा हाथ जो है वो एक चट्टान है, इसके ऊपर से अगर पानी मूव करेगा तो याद रखिए पानी के मूवमेंट से इस चट्टान से कण जो है वो निकलकर पानी में घुल जाएंगे। इन्हें ही अवसाद कहा जाता है। जब जो पानी है इसका वेग ज्यादा होगा तो ये इन कणों को अपने साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, तथा जिस स्थान पर वेग कम हो जाएगा वहां पर ये अवसादों को जमा कर देगा। अब यहां समझने योग्य बात है कि नदी जब सागर में मिलती है तो आपने मूवीज में तो एटलीस्ट जो है वो कोस्टल एरिया देखा होगा, अर्थात तटीय क्षेत्र देखे होंगे, तो आपने महसूस करा होगा कि जहां पर समुद्र तथा जो स्थलखंड है वो मिलता है, आपको मिलेगा कि वो स्थान पर समुद्र और स्थलखंड बिल्कुल एक ऊंचाई पर है। यानी कि सागर आपको आसमान में नहीं दिखता, पाताल में नहीं दिखता, बिल्कुल आपके पैरों के पास दिखता है। इसका मतलब है कि स्थलखंड का कॉन्टिनेंटल पार्ट का एक भाग ऐसा होता है जहां पर जो है वो स्लोप 0 हो जाता है, ढाल 0 हो जाती है। और उस स्थान पर जब नदी आएगी तो याद रखिए नदी का वेग सबसे कम होगा। जब सबसे कम होगा तो अदर क्षेत्रों से लाए गए अवसादों को नदी उस स्थान पर छोड़ेगी, और छोड़ेगी तो निर्माण करेगी डेल्टा का, और निर्माण करेगी एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान का। यही कारण है कि आपको एक मैदान का निर्माण इस स्थान पर देखने को मिलता है और एक मैदान का निर्माण जो है आपको इस पूरे एरिया में दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। याद रखिए कि सामान्यतः यह कहा जाता है कि उत्तर भारत का ये जो विशाल मैदान है इसका निर्माण जो है वो गंगा तथा इसकी सहायक नदियां तथा ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है, परंतु ये बात बहुत सतही है। याद रखिए एक एंशिएंट टाइम पे एक रिवर हुआ करती थी जिसे इंडो शिवालिक रिवर कहा जाता था। ये आती थी सेंट्रल एशिया से, जहां अभी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है, और ये नदी चलते हुए आती थी और कुछ इस प्रकार का सीन होता था। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दूं। अगर आप चाहें तो इसे अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप इसे अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आपका आंसर जो है वो और भी ज्यादा डायनेमिक दिखाई देगा। याद रखें ये ऑब्जर्वेंट एरिया है, ये रफ वर्क है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें ये अफ्रीका वाला पोर्शन है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं तो ये जो है वो एशिया वाला भाग होगा। और जब प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस प्रकार से इस दिशा में चल रहा था, याद रखें ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और
चलने के क्रम में प्रायद्वीपीय भारत चलते हुए जब इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, तो याद रखें कि इस स्थान पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर हुआ करता था एक सागर जिसे हम टेथिस जियोसिंक्लाइन या टेथिस भूसंतति के नाम से जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो भूसंतति थी, ये इस स्थान से आने वाली बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से फिलअप होके जो है भर के यहां पर उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब यहां याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि इतने बड़े क्षेत्र का निर्माण क्या गंगा ने करा है या ब्रह्मपुत्र ने करा है, तो ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप इमेजिन इस बात से करें कि कलकत्ता अभी किनारे है किसके? हुगली नदी के। हुगली नदी एक धारा है गंगा की, और गंगा वास्तविकता में एक धारा है एक बड़ी रिवर की, जिसे कहा जाता था इंडो शिवालिक, जो आती थी सेंट्रल एशिया के आसपास से। और ये जो इंडो शिवालिक नदी थी, अब सोचिए कि ये जो है वो समय के साथ चूंकि इसके रास्ते में हिमालय का निर्माण हो गया, ये धारा जो है वो ये नदी जो है वो 3 भागों में बट गई, जिसे हम गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु के नाम से जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं, ये एंटीसीडेंट रिवर हैं या पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियों से आशय क्या है? पूर्ववर्ती नदियों से आशय है कि इन नदियों का निर्माण हिमालय के निर्माण के पहले हो चुका है। एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती का अर्थ ही होता है वो कोई भी ज्योग्राफिकल एंटिटी जो भारत के सापेक्ष हिमालय के पहले से निर्मित हो। अब याद रखिए कि वो माइटी रिवर, वो बड़ी रिवर चली गई, उसकी 3 धाराएं रह गईं। अगर मैंने आपसे ये बात नहीं शेयर करी है, तो आप कैसे इस चीज को डाइजेस्ट करेंगे कि एक स्थान पर आप पढ़ते हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से होता है, जो हिमालय का हिस्सा है। अब फिर अगले ही चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि जो गंगा है ये एंटीसीडेंट है या फिर पूर्ववर्ती है, अर्थात गंगा हिमालय के उद्गम से पहले से है। जब पहले से थी तो उद्गम फिर हिमालय से कैसे हुआ? तो याद रखिए कि एक माइटी रिवर हुआ करती थी जिसे इंडो शिवालिक कहते थे। ये 3 धाराओं में बटी। और याद रखिए वास्तविकता ये भी नहीं है। जब आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम P2I बैचेस में इसमें और ज्यादा डिटेलिंग करते हैं, तब वहां हम डिस्कस करते हैं ये 5 धाराएं हैं। वास्तविकता में एक धारा सिंधु के रूप में पूर्व गई, एक गंगा और माफ कीजिएगा, सिंधु के रूप में पश्चिम गई, तथा एक धारा गंगा और ब्रह्मपुत्र के रूप में पूर्व गई, और एक उत्तर की दिशा में भी गई। और याद रखिए उत्तर की दिशा में जाने वाली जो नदियां थी, वो नदियां आज अराल सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। अमू दर्या और सर दर्या के नाम से जाना जाता है। ऐसा जोग्राफर्स के एक ग्रुप का मानना है। याद रखिए कि इतनी बड़ी नदी आई और उसके अवसादों से इस क्षेत्र में जो है वो जल का भराव हुआ, जल के भराव होने से अवसादों का जमाव हुआ, जमाव होने से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, और ये वो अवसाद है। क्लियर? अब ऐसी ही दक्षिण भारत की भी एक नदी थी, किसी क्लास में हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए हम इसे हटा लेते हैं। आइए अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि जो एलुवियल एरिया है, अर्थात जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, इसके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, और जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आप लोग नोट डाउन करेंगे। याद रखिए एलुवियल सॉइल को या जलोढ़ मृदा को जो है वो एक विशेषता के लिए भी जाना जाता है। कौन सी है वो विशेषता? तो आप सभी ने कभी ना कभी नोटिस करा होगा, खाना खाते समय, खासकर जब आप राइस, पैडी या फिर चावल खाते हैं, तो उसमें आपने नोटिस करा होगा कभी कभार जो है वो ऐसा होता है कि अचानक से एक कंकड़ आ जाता है। ये कंकड़ क्या है? याद रखिए, कंकड़ ये वर्ड इंग्लिश का है एक्चुअली में। कंकड़ आप कहते हैं पर ये है इंग्लिश का वर्ड। इसे कहा जाता है कैलकेरियस कॉन्क्रेटेशन, अर्थात जो चूने पत्थर है उसकी कठोर ग्रंथियां। ये वास्तविकता में विशेषता किसकी है? इस मृदा की। तो कंकड़ या फिर जलोढ़ मृदा के जो है कैल्शियम के कठोर ग्रंथियां, ये विशेषता है जलोढ़ मृदा की। क्लियर? तो एक तो आपको जलोढ़ मृदा यहां दिखाई देगी, यहां पर कंकड़ दिखाई देंगे। इसके अलावा यह भी याद रखिए कि यह मृदा काफी उपजाऊ होती है, इसमें लगभग लगभग हर एक प्रकार की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा इसका विस्तार जो है वो गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में भी होता है, और ये क्षेत्र भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट है अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। मैं आगे इसके बारे में अभी डिटेलिंग करने वाला हूं। क्लियर? अब देखिए, ये हुआ हमारा जलोढ़ मृदा का जो है वो एरिया। इसके लिए एक इंफॉर्मेशन आप और अपने दिमाग में रख सकते हैं। याद रखिएगा ये जो जलोढ़ मृदा है, ये मृदा वास्तविकता में काफी ज्यादा जो है वो
आप कह सकते हैं नर्म होती है। अब नर्म होने से होता क्या है, जब कभी वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो है वो जल्दी ही ये सोख लेती है और अंदर समाहित हो जाता है। तो इसके लिए एक इंफॉर्मेशन याद रखिए कि इस मृदा का विस्तार जिस भी क्षेत्र में होगा वहां पर जल स्तर जो है वो उच्च होगा, वाटर टेबल जो है वो हाई होगी, अर्थात भूमिगत जल का स्तर जो है वो ठीक ठाक होगा। और जब भी किसी स्थान पर, अब देखिए यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो वो प्रश्न करेगा कि उत्तर भारत में किस प्रकार की सिंचाई की प्रणाली प्रसिद्ध है। तो याद रखिए कि जिस भी स्थान पर आपको देखने को मिलेगा जलोढ़ मृदा का विस्तार, याद रखिए उस स्थान पर आपको हमेशा दिखाई देगा कि जो सिंचाई का पैटर्न है, जो इरिगेशन का पैटर्न है, यह हमेशा ट्यूबवेल से होगा। कारण क्या है, ट्यूबवेल जो है भूमिगत जल को निकालता है और ट्यूबवेल इरिगेशन ये यहां पर इजीली होगा क्योंकि भूमिगत जल जो है वो ठीक मात्रा में उपस्थित है। तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट मृदा की तरफ बढ़ते हैं। अगली मृदा है काली मृदा। ध्यान से देखिएगा, याद रखिए कि काली मृदा का विस्तार जो है आपको दक्कन के पठार के आसपास देखने को मिलता है। कुछ इसका विस्तार जो है आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। मुख्यतः दक्कन के पठार के आसपास, आपको थोड़ा कर्नाटक के पठार में भी देखने को ये मिलता है। क्लियर? तो आइए इसे हम जरा मेंशन कर लें। याद रखिए ये जो है वो काली मृदा का एरिया है। अब काली मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है तो मैंने डिटेल में बताया है। याद रखिए पृथ्वी पहले जलता हुआ आग का गोला थी, अर्थात इनिशियली अर्थ वाज लाइक अ फायरबॉल। अब ये जो फायरबॉल है ये ठंडी होना प्रारंभ होगी और जब भी कभी जो लावा है या मैग्मा है ये ठंडा होता है तो याद रखिए दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये सतह के ऊपर ठंडा होगा या तो ये सतह के नीचे ठंडा होगा। अब याद रखिए जब कभी मैग्मा जो है वो ओपन एयर सॉलिडिफाई होता है, अर्थात खुली हवा में ठंडा होता है, तो ठंडे होने की दर ज्यादा होती है, दर ज्यादा होती है। तो याद रखिए उस समय निर्माण होता है बेसिकली बसाल्ट की चट्टानों का, अर्थात जब कभी मैग्मा जो है वो हवा में ठंडा होगा उस स्थान पर बसाल्ट की चट्टानों का निर्माण होगा। और जब कभी मैग्मा जो है वो पृथ्वी की सतह के अंदर ठंडा होगा तो वहां पे ग्रेनाइट का निर्माण होगा। क्लियर? अब जब और भी ज्यादा अंदर होगा तो गैब्रो का निर्माण होगा। तो आपने यहां समझा क्या कि पृथ्वी के नीचे अगर मैग्मा ठंडा हुआ तो ग्रेनाइट बना और अगर मैग्मा सतह पर ठंडा हुआ तो बसाल्ट बना। अब याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है मैंने पहले भी बताया है कि भारत जो है वो अफ्रीका का भाग था, निकल के जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में ही उस डायग्राम से इजीली आप समझ पाएंगे कि ये जो अफ्रीका वाला पार्ट था, जस्ट अ सेकेंड, ये जो अफ्रीका वाला पार्ट था यहां से चलते हुए जब प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार से गया तो इस स्थान पर था एक हॉटस्पॉट, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसे कहा जाता है रीयूनियन हॉटस्पॉट। और रीयूनियन हॉटस्पॉट में दरारीय उद्भेदन अर्थात फिशर वेंट एरप्शन से मैग्मा की फ्लोरिंग हुई थी पूरे क्षेत्र में। और याद रखिए इस पूरे क्षेत्र में जब फ्लोरिंग हुई तब के फ्लोरिंग के कारण इस क्षेत्र में बसाल्ट की चट्टानों का निर्माण हुआ। बसाल्ट की चट्टानों की जो ऊपरी परत थी वो काली मृदा थी। अब याद रखिए कि पहले ये पूरे क्षेत्र में था, आज ये यहां तक लिमिटेड है। कारण क्या है, तो मैं अब इस पार्ट में वो रिवॉल्यूशनरी डायमेंशन और कंसेप्ट बताने वाला हूं जिससे आप इजीली किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा होगी इसका अंदाज लगा पाएंगे। क्लियर है? समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक चट्टान है और याद रखिए ये एक चट्टान है, तो याद रखिए कि इस एरिया में मान लेते हैं कि पृथ्वी पहली बार बनी है। जस्ट अ सेकेंड, मजा नहीं। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आगे फिर कहीं पर भी कभी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिए, याद रखिए मान लेते हैं कि ये है बेसिकली आपकी पेरेंट रॉक, यानी कि पृथ्वी अभी ही आग के गोले से ठंडी होकर जो है वो सॉलिडिफाई हुई है और यहां पर मैग्मा ठंडा हुआ। अब मैग्मा के ठंडे होने से बच्चों किसका कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, तो याद रखिए यहां पर बसाल्ट की चट्टान का निर्माण होगा। अब याद रखिए कि बसाल्ट की चट्टान के ऊपर अब यहां से जो जो चीजें मैं बोलने वाला हूं आपको याद रखना है वो उस मृदा के निर्माण के लिए जिम्मेदार कारक है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? अब अगर इस मृदा का क्षेत्र में जो कि अभी कौन सी मृदा है, ये काली मृदा है। जस्ट अ सेकंड, मैं यहां नाम मेंशन कर दूं अदरवाइज आपको बाद में कंफ्यूजन होगा। ये हो गया काली मृदा। क्लियर? अब याद रखिए कि काली मृदा के क्षेत्र में या फिर अभी जितनी भी मृदा बनेंगी उन सारी मृदा के केस में कोई बाह्य कारक जैसे नदी यदि वहां पर अपक्षय तथा अपर्दन करे, क्लियर,
तो याद रखिए अपक्षय तथा अपर्दन करने से उस क्षेत्र में होगा क्या, उस क्षेत्र में अवसाद निकलेंगे और अवसाद निकल के जो है किसी स्थान पर निक्षेपित होंगे और निक्षेपित होने से बेसिकली निर्माण होगा किसका, जलोढ़ मृदा का। क्लियर, यानी कि नदी के द्वारा निर्मित जो मृदा है या पानी के द्वारा अपक्षय अपर्दन से निर्मित मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। अब इसी के साथ याद रखिए यदि हवा या मैं कहूं पवन उस स्थान से मिट्टी का अपर्दन करे तो याद रखिए कि पवन जब करेगी तो आप पाएंगे कि पवन चलना स्टार्ट होगी तेजी से। अब तेजी से कब चलेगी पवन, जब उस स्थान पे पवन को रोकने के लिए कोई भी भौगोलिक इकाई ना हो, अर्थात एरिया समतल हो और वहां किसी प्रकार की वनस्पति ना हो। वनस्पति होने से पवन का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। अब याद रखिए वनस्पति कहां नहीं होगी, जहां वर्षा नहीं होगी, जो एरिया शुष्क होगा। अब शुष्क एरिया में ड्राई एरिड जोन में पवन का वेग अर्थात विंड वेलोसिटी हाई है और याद रखिए विंड वेलोसिटी हाई होने पर हवा जो है वो मिट्टी में धूल के कण तथा रेत के कणों को अलग कर देगी और आपको दिखाई देगा कि मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हुआ है। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होगा। क्लियर, अर्थात जल के द्वारा निर्मित जलोढ़ मृदा, पवन के द्वारा निर्मित इस जो है वो मरुस्थलीय मृदा होगी। इसी प्रकार से याद रखिएगा यदि किसी स्थान पर वर्षा अधिक हो, क्लियर, वर्षा अधिक हो, मैं आपसे कहूं कि आपको कोई बुक, कोई वीडियो और कोई जो है वो एक्सपर्ट भी इतनी डिटेल में नहीं बता सकता और इतने सिंपल वर्ड में नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद चट्टानें बनी, चट्टानों का ऊपरी पोर्शन जो है वो मृदा बना, मृदा में सबसे पहले काली मृदा बनी, काली मृदा के ऊपर जल का प्रवाह हुआ तो जलोढ़ बनी। अगर हवा तेज चलेगी तो मरुस्थलीय हो जाएगी। और याद रखिए अगर वर्षा अधिक होगी अर्थात रेनफॉल हाई होगा तो याद रखिए रेनफॉल के हाई होने पर होता क्या है कि जो मृदा के अंदर पोषक तत्व हैं वो जल में घुल जाते हैं और जल में घुलने के पश्चात याद रखिएगा ये जमीन के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल लीचिंग। अब इसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है, इसे विक्षेपण के नाम से भी जाना जाता है, पर सही वर्ड आपको इंग्लिश वाला याद रखना होगा, इसे सॉइल लीचिंग के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए पोषक तत्व चूंकि जा चुके हैं तो ऊपर जो मृदा बची है वो अनुपजाऊ जैसी दिखाई देगी और याद रखिए इसे कहा जाता है लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल या लैटेराइट मृदा। अब जहां वर्षा ज्यादा वहां लैटेराइट सॉइल। अब बताएं, मैंने जब आपको इंडिया के मॉनसून के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो पूर्वी हिमालयीन क्षेत्रों में होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो अतिरिक्त जलवाष्प लेकर इस स्थान पर वर्षा कराती है। तो एक डायमेंशन ये क्लियर है। और दूसरी चीज है कि पश्चिमी घाट पर्वत से भारत में जो है वो आगमन होता है मानसून का। कुछ इस प्रकार से आप सभी को याद होगा कि इस तरह से जो है वो भारत में मानसून का आगमन होता है और आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है यहां पर आपको ज्यादा वर्षा दिखेगी और यहां पर आपको ज्यादा वर्षा दिखेगी। आप सभी को ये याद होना चाहिए, मैंने डिटेल में ये पढ़ाया था। तो याद रखिए कि पश्चिमी घाट में तथा पूर्वी क्षेत्र में आपको कौन सी मृदा का विस्तार दिखाई देगा, लेटेराइट मृदा का। कारण क्या है, वर्षा ज्यादा होगी। अब इसी प्रकार से यदि किसी स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, यदि किसी स्थान पर वर्षा कम हो, अब वर्षा कम होगी तो याद रखिए कि जो पोषक तत्व हैं धीरे धीरे करके जो है वो समाप्त होने लगेंगे। अब पोषक तत्व चले जाएंगे तो उसमें जो है वो केवल और केवल भारी तत्व रह जाएंगे। अब भारी क्या होता है, आयरन होता है। और आयरन का कलर कैसा होता है, लाल होता है। और याद रखिएगा कि जिस स्थान पर वर्षा कम होगी वहां पर लाल मृदा का निर्माण होगा या लाल प्लस पीली मृदा का निर्माण होगा। तो याद रखिए वर्षा ज्यादा तब की कंडीशन में लेटेराइट, वर्षा कम तब की कंडीशन में लाल तथा पीली। अब याद रखिए कि अगर किसी स्थान पर सिंचाई ये ज्यादा कराई जाए, अब सिंचाई से अर्थ क्या है, इरिगेशन। अब याद रखिए इरिगेशन अगर किसी स्थान पर ज्यादा होगा तो उस स्थान पर, अब इरिगेशन में सामान्यतः किसका उपयोग होता है, एकदम ताजा पानी उपलब्ध हो हर जगह ये जरूरी नहीं है, सीधे नदी से जल आए ये जरूरी नहीं है। या तो आप नहरों का उपयोग करोगे या भूमिगत जल का उपयोग करोगे, काफी पॉपुलर है जिसे ट्यूबवेल कहा जाता है, इसका उपयोग आप करने वाले हो। और जब भी आप ट्यूबवेल का उपयोग करोगे या फिर नहरों का या तालाबों के जल का उपयोग करोगे लेकिन पॉन्ड इरिगेशन करोगे, तब के समय आप जब नहर बनाओगे तो आप खुदाई करोगे और खुदाई करने पर जमीन के अंदर की चट्टानें निकलकर बाहर आएंगी और उन चट्टानों के अंदर किसी न किसी प्रकार का खनिज होगा और वो खनिज जो है वो पानी में मिलेगा और किसी भी प्रकार के खनिज से रिच जो पानी है वो हल्का सा लवणीय होता है। आपने कभी बोरिंग का पानी पिया हो तो आपको पता होगा वो हल्का सा खारा फील होता है। और याद रखिए जब भी किसी स्थान पर सिंचाई
अत्यधिक होगी तो वहां की मृदा के अंदर जो है आप पाएंगे कि निर्माण होगा किसका, फॉर्मेशन होगा किसका, सॉल्ट का, नमक का, और वहां पर लवणीय मृदा का निर्माण होगा। अब एक बात बताइए, क्या भारतीय किसान बहुत ज्यादा अमीर है? नहीं, वो सामान्यतः सिंचाई कर ही नहीं पाता, तो ज्यादा सिंचाई कैसे करेगा? ये मृदा तब बनती है जब अति सिंचाई हो, तो अति सिंचाई वहां कर पाएंगे फार्मर्स जहां पर इनकम ज्यादा हो, और सबसे ज्यादा इनकम वाले फार्मर्स कहां पर हैं? पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। क्यों? मृदा उपजाऊ है, और यही कारण है कि आपको लवणीय मृदा का निर्माण होता हुआ भी कहां दिखाई देता है? आपको दिखाई देगा पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार की मृदा का निर्माण हो चुका है। अब याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी क्षेत्र में पानी का जमाव हो जाए, अर्थात मान लेते हैं कहीं से जल निकल कर आया और किसी एरिया में भर गया, तो भरने पर दलदल का निर्माण होगा। जहां पानी भरा होता है, एक्यूमुलेटेड होता है, उससे जो है दलदली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए, वहां पीट मृदा का निर्माण होगा, अर्थात दलदलीय मृदा का निर्माण होगा, जहां पर जल का क्या हो, भराव। तो जल भराव वाले क्षेत्र में पीट मृदा, और ये जो है वो मृदा का पैटर्न है। अब आप कहेंगे सर आठवीं मृदा कौन सी है? तो डियर, हमने अभी ही देखा कुछ समय पहले कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा मिलती है उसे पर्वतीय मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ये है बेसिकली 8 मृदा के निर्माण के कारक, जो मैंने बिल्कुल सिंगल 2 और 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करे। अब आप चाहें तो इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप बुक्स से रीड कर लें, परंतु ये इंफॉर्मेशन पिन पॉइंट है, आप पेपर में यूज करें इसे, आप इससे एमसीक्यू सॉल्व करें, अपने मेंस की आंसर राइटिंग करें, आपका आंसर हमेशा राइट होंगे, अप टू द मार्क्स होंगे, और आपको अच्छे नंबर मिलते हुए दिखाई देंगे। क्लियर? अधिक वर्षा लेटेराइट, कम वर्षा लाल, जल के द्वारा जलोढ़, पवन के द्वारा मरुस्थलीय। क्लियर? जल भर गया तो वहां पर पीट मृदा, ज्यादा सिंचाई कर दी तो लवणी मृदा। सिंपल सा है, 1122 लाइन। चलिए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। याद रखिए कि काली मृदा का निर्माण जो है इस प्रकार से है। इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन और भी याद रखिएगा, जैसे जो काली मृदा होती है इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। कारण क्या है? जब आप इसमें पानी मिलाते हैं तो पानी जो है पानी के साथ ये काफी अच्छे से मिल जाती है, और जैसे ही पानी सूखता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। आपने कभी ना कभी लाइफ में इस प्रकार के दृश्य देखे होंगे कि जो खेत है उसमें दरारें पड़ चुकी हों। क्लियर? अब ये दरारें पड़ने से होता क्या है कि किसान को जो है बाद में जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जुताई करी क्यों जाती है? जुताई सामान्यतः इसलिए करी जाती है कि जो फसल आपने लगाई थी उस फसल ने पोषक तत्व निकाल लिए, तो नीचे की जो मृदा है जो और उपजाऊ है, और ऊपर की मृदा जिससे पोषक तत्व निकाल लिए गए हैं पौधे के द्वारा, वो आपस में मिक्स हो जाए। और यहां पर मिक्सिंग अपने आप हो रही है। कारण क्या है? दरारें पड़ चुकी हैं। जब भी कभी वर्षा होगी तो इन दरारों के अंदर पानी जाएगा, और पानी जाने पर ये अंदर की मृदा और बाहर की मृदा को अपने आप मिला देगा। इसीलिए इसे जो है स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। याद रखिए, काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। और कपासी मृदा कहने का कारण क्या है? जस्ट अ सेकेंड। तो याद रखिए कि इसमें कपास की खेती काफी करी जाती है। तो काली मृदा को क्या क्या कहते हैं? तो मैं यहां पर नाम मेंशन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे कपासी मृदा, इसे जो है स्वतः जुताई वाली मृदा, इसे कई बार रेंगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से काली मृदा को याद रखिएगा कि इसे लावा मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी याद रखिएगा कि यह मृदा का विस्तार जो है वो भारत में दूसरे नंबर पे सबसे बड़े एरिया में। तो आई थिंक आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, ये कौन सी मृदा है। इसी प्रकार से थोड़ा सा इसमें मैं एक एरिया और ऐड करना चाहता हूं। यहां पर भी कुछ पोर्शन ऐसा है, जस्ट अ सेकेंड, जहां पर आपको इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब हम दूसरी मृदा की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी है वो मृदा? तो देखिए, हमने पर्वती देखा, हमने अभी जलोढ़ देखा, काली देखा। अब चलिए हम ड्रॉ करते हैं लाल मृदा के क्षेत्र को। याद रखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है रिमेनिंग वाला, ये है वास्तविकता में छायावृष्टि प्रदेश। छायावृष्टि प्रदेश अर्थात वो प्रदेश जहां वर्षा कम होती है, और जैसा मैंने अभी प्रीवियसली आपको समझाया कि छायावृष्टि प्रदेश में वर्षा कम है, और वर्षा कम होने पर लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। तो याद रखिए, आपको इस मृदा का निर्माण जो है इस प्रकार से देखने को मिलता है। कुछ आपको इस स्थान पर, अब याद रखें, कुछ यहां पर भी देखने को मिलता है,
परंतु यहाँ देखने के मिलने का मुख्य कारण जो है ये छायावृष्टि प्रदेश ही है। इसे याद रखिएगा कि यहाँ पर छोटा सा छायावृष्टि प्रदेश निर्मित होता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। बाकी का ये जो पोर्शन है यहाँ क्यों देखने को मिलता है, आई थिंक आप सभी अंदाज बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत हैं, कुछ इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं तो याद रखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत है और इन्हीं पश्चिमी घाट पर्वतों का छायावृष्टि प्रदेश आपको इस तरह से, जस्ट अ सेकेंड, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और याद रखें कि ये छायावृष्टि प्रदेश इस प्रकार से निर्मित है। और ये क्यों इस शेप का है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस एरिया में बेसिकली क्या है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है दक्षिण की दिशा में जाने पर। जितना ऊंचा पहाड़ होगा उसके उस तरफ उतनी कम वर्षा होगी। आई थिंक आपको याद होगा मैंने इस प्रकार से जो है एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने एक जो है वो माउंटेन ड्रॉ करा था। मान लेते हैं ये एक पर्वत है, जस्ट अ सेकेंड। और याद रखिए ये शेडिंग करना आवश्यक है। ये शेडिंग बेसिकली ये बताती है कि आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, मान लेते हैं कि ये एक मृदा है, जस्ट अ सेकेंड, और ये पवन ने चलना स्टार्ट करा। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा और पवन के अंदर जो भी जलवाष्प है वो संघनित होती जाएगी और मेघों का निर्माण होगा। अब मेघों का निर्माण होने से इस स्थान पर वर्षा हो जाएगी। अर्थात जिस स्थान से पवन का आगमन हुआ, अर्थात पवन का आमुख वाला भाग, यानी कि लीवर्ड साइड, वो सॉरी माफ कीजिएगा, विंडवर्ड साइड, इस स्थान पर जिस स्थान से जो है हवा आ रही है उस स्थान पर वर्षा अधिक होगी। लेकिन जैसे ही ये पवन जो है वो नीचे की दिशा में आएगी, याद रखिएगा कि ऊंचाई घटने के साथ तापमान बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ने पर इस स्थान पर वर्षा नहीं होगी। तो याद रखिए कि विंडवर्ड साइड बहुत सारा बारिश, लीवर्ड साइड बिल्कुल कम बारिश, पवन आमुख वाले भाग में ज्यादा वर्षा, विमुख वाले भाग में कम वर्षा, और जहां कम वर्षा वो छायावृष्टि प्रदेश, और छायावृष्टि प्रदेश में कम वर्षा के कारण निर्मित जो मृदा है वो लाल मृदा है। सिंपल सा डायमेंशन है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? तो ये भी मैंने डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन में कंप्लीट करा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन से जो क्षेत्र हैं वो छायावृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो मैंने आपको तमिलनाडु के बारे में प्रीवियसली बताया था। इसके अलावा मैंने आपको तिब्बत वाले पठार के बारे में बताया था कि एक हमारा छायावृष्टि प्रदेश आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। इसी प्रकार से आपको एक छायावृष्टि प्रदेश जो है इस स्थान पर हिमालय के पास भी दिखाई देता है, जो कि तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये 2 छायावृष्टि प्रदेश हैं और उसका कारण ये डायग्राम से आपके समक्ष क्लियर होगा। चलिए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। याद रखें जो अगली मृदा है उस पर जाने से पहले लाल मृदा के बारे में कुछ डायमेंशन याद रखिएगा। वैसे तो लाल मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, इसका मुख्य कारण भी यही है कि यहाँ वर्षा कम होती है। परंतु याद रखिए कि इस लाल मृदा में कुछ कैश क्रॉप्स हो सकती हैं, कुछ नगदी फसलें हो सकती हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपको तंबाकू का देखने को मिलता है, आलू का देखने को मिलता है। ये उत्पादन यहाँ पर संभव है। और याद रखें आंध्र प्रदेश के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में जो है आपको उत्पादन देखने को मिलता है तंबाकू का। और गुंटूर वाला क्षेत्र मैंने मैपिंग वाले पार्ट में कवर करा था। अगर आपने ना देखा हो तो आवश्यक रूप से जाकर देखें, मैंने यहाँ 50 टू 70 प्लस मार्किंग्स कराई हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिए कि लाल मृदा के लाल होने का कारण भी कई बार पूछा जाता है। इसका कारण मुख्यतः लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति या फिर फेरस ऑक्साइड या फिर लोह तत्व की उपस्थिति को माना गया है। क्लियर? तो जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया। तो चलिए अब हम दूसरी मृदा की तरफ बढ़ते हैं। अब याद रखें दूसरी मृदा जो हम देखने वाले हैं वो है लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा जो है वो कहां-कहां मिलती है, चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए, एक तो आपको लेटेराइट मृदा का विस्तार जो है वो इस स्थान पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कारण क्या है? यहाँ वर्षा अधिक होती है। क्लियर? तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ मैं मार्किंग कर लूं। तो ये कौन सा एरिया है? ये कर्नाटक और केरल वाला भाग है। क्लियर? तो यहां पर लेटेराइट मृदा का विस्तार एक आपको क्लियरली देखने को मिलता है। ओके, याद रखें इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो लेटेराइट मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। अब इसका कारण क्या है? तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उच्च वर्षा इसका मुख्य कारण है और यहीं से भारतीय मानसून की एंट्री होती है। इसके अलावा याद रखिए कि इस क्षेत्र में भी आपको कुछ लेटेराइट मृदा का जो है विस्तार देखने को मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से याद रखिए कि इसके अलावा यहां पर तो देखने को मिलेगा ही, इसके अलावा इस वाले भाग में भी देखने को मिलता है।
अब इस वाले भाग में क्यों देखने को मिलता है? एक तो वर्षा के पैटर्न के कारण देखने को मिलता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो इस दिशा से एंटर करती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि यहां पर पहले भी वर्षा के पैटर्न के कुछ साक्ष्य हैं। जब हम इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में देखेंगे तब फिर मैं आपको इंडिया में वर्षा के पैटर्न के बारे में जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं उसके बारे में जब डिस्कस करूंगा तब आपको और भी ज्यादा डिटेलिंग से समझ में आएगा कि इस स्थान पर क्यों है। परंतु याद रखिए थोड़ा सा विस्तार आपको यहां पर भी देखने को मिलता है और लेटेराइट का कुछ विस्तार जो है आपको मध्य प्रदेश वाले पोर्शन में भी देखने को मिलता है। तो इस चीज को अपने माइंड में थोड़ा सा सेटल रखिएगा कि इस स्थान पर भी देखने को मिलता है मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में। नीचे आपको केरला कर्नाटका वाले क्षेत्र में तो डेफिनेटली देखने को मिलता है। ऊपर आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, मेघालय वाले पोर्शन में, तथा इसके अलावा मध्य प्रदेश में है। झारखंड वाले छोटा नागपुर के ऊपर वाले क्षेत्र में भी लेटेराइट मृदा थोड़ी सी उपस्थित है। क्लियर? अब याद रखिए कि लेटेराइट मृदा का निर्माण तब होता है जब वर्षा ज्यादा होती है। और यह भी याद रखिएगा कि वर्षा ज्यादा होने से होता क्या है कि जो पोषक तत्व हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। अर्थात सामान्यतः इस मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। इस कारण समझा जाता था कि यह मृदा जो है वो उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है। परंतु समय के साथ ये समझ में आया कि इस मृदा में कुछ नॉन कन्वेंशनल या फिर गैर परंपरागत कृषि की जा सकती है। और ये गैर परंपरागत कृषि में कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें शामिल है स्पाइसेस या फिर मसाले। तो याद रखिएगा स्पाइसेस या मसालों की खेती जो है वो लेटेराइट मृदा में की जाती है। खासकर काजू की खेती या मैं कहूँ कॉफी की खेती या चाय की खेती। सामान्यतः दूसरी चाय की जो है खेती आज के समय में टेक्निक्स के थ्रू, कॉफी की खेती टेक्निक्स के थ्रू जो है एलुवियल सॉइल में भी देखने को मिलती है। परंतु सामान्यतः आप पाएंगे कि इनकी खेती जो है इस मृदा में की जाना प्रारंभ की गई थी। क्लियर है सभी को? अब इसके अलावा और कौन सा मृदा जो है अभी शेष बची है? चलिए हम उसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। याद रखिए अगली मृदा जो है वो है लवणीय मृदा। अब लवणीय मृदा का निर्माण जो है आपको इस एरिया में देखने को मिलता है जहां पर जलोढ़ मृदा का ही निर्माण है। तो इसके लिए आपको जो है केवल इस तरह से कुछ डायमेंशन अपने माइंड में क्लियर रखने हैं कि बीच वाला जो क्षेत्र है जहां पंजाब हरियाणा आपको देखने को मिलता है, इस क्षेत्र में आपको लवणीय मृदा का निर्माण देखने को मिलेगा। अब ये याद रखिए कि लवणीय मृदा के निर्माण का कारण जैसा मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन करा है, अर्थात इस मृदा का निर्माण तब होता है या उस स्थान पर होता है जहां पर सिंचाई अत्यधिक की जाए। अब अति सिंचाई कौन से फार्मर्स करेंगे? जो रिच होंगे। तो जहां पर कृषिगत उत्पादन पहले से अच्छा होगा वहीं पर जो किसान हैं वो अति सिंचाई की क्रिया करेंगे। अर्थात पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में ही आपको इसका निर्माण देखने को मिलता है मुख्यतः। अब इसके और भी रीजंस हैं, जैसे अति सिंचाई के अलावा याद रखिएगा आपको इस स्थान पर एक समस्या और देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग। और यहां पर एक डायमेंशन और मैं ऐड करना चाहता हूं कि शुरुआत से ऐसा नहीं था। जब हमने हरित क्रांति लाई या ग्रीन रेवोल्यूशन लाया तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई थी भारत में। और ये याद रखिए कि जब कभी मृदा में बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक डाले जाएंगे तो एक तो मृदा में यही समस्या आएगी, यानी कि वो लवणीय होती जाएगी। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि ये सारे जो होते हैं ये कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस का मतलब क्या है? जो कैंसर कॉज करते हैं। ये बेसिकली बायो एक्यूमुलेंट है या जैव संवर्धक है। ये क्या होता है जब आप खेत में डालते हो यूरिया या फिर खेत में डालते हो कोई केमिकल, तो उस केमिकल को एब्जॉर्ब या अवशोषित करता है पौधा। पौधा अवशोषित करने के बाद जो है वो उसके अंदर समाहित हो जाता है। अब पौधे को हम खाते हैं। अब पौधा बहुत ज्यादा जो है वो रासायनिक उर्वरकों को अवशोषित नहीं करता, पर हम चूंकि रोज खाते हैं किसे? पौधों को, क्रॉप्स को। तो ये जो क्रॉप्स हैं, ये जो फसलें हैं, ये इनके उत्पाद हैं हमारे शरीर में रोज जा रहे हैं। तो फसलों से ज्यादा कंसंट्रेशन या घनत्व हमारे शरीर में होगा। अब याद रखिए कि मान लेते हैं मानवों को शेर खाते हैं, तो शेर के अंदर और भी ज्यादा बायो एक्यूमुलेंट्स जाएंगे। क्लियर? और ये बेसिकली याद रखिए वो कोई भी चीज जिसको नेचुरली शरीर अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता, वो शरीर के अंदर जमा होती जाती है, उसे बायो एक्यूमुलेंट के नाम से जाना जाता है। और बायो एक्यूमुलेशन इट कॉजेस कैंसर, अर्थात ये कैंसर के लिए उत्तरदायी है। और यही कारण है आपको दिखाई देगा कि पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको कैंसर पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर? आपको जो है वो ये कार्सिनोजेंस हर जगह दिखाई देंगे। माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं कार्सिनोजेन, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करे जाते हैं। आप पाएंगे 1991 के बाद से
जब से भारत ने जो है वो स्टार्ट करा क्या, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आप पाएंगे कि वैसे ही विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ और विदेशी कंपनियों के आगमन के साथ जो है हर चीज में माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग बढ़ता गया। आप पाएंगे हमारे यहाँ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम हुई और इसने क्या दिया, तो इसने भारत को कैंसर ही दिया है, क्योंकि हर टाइप के कॉस्मेटिक के अंदर किसी न किसी तरह का माइक्रोप्लास्टिक उपस्थित होता है, चाहे वो शैम्पू हो या फिर कंडीशनर्स हो या कोई भी सामान्य सा उत्पाद हो, सभी के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, कार्सिनोजेंस। जो आप स्प्रे या डीओ यूज करते हैं, वो भी इवन जब आप डीओ लगाते हैं तो डीओ के अंदर जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो आपके स्किन के पोर्स से होते हुए आपके बॉडी के अंदर पहुंचते हैं और बॉडी उसे अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती। याद रखें कि ये सब कुछ कहलाते हैं बायो एक्यूमुलेंट्स। और खासकर जब आप रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो रासायनिक उर्वरकों में भी कई बार जो है वो बायो एक्यूमुलेंट्स उपस्थित होते हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, याद रखिए। जो वैल्यू एडिशन की सीरीज है उसमें आप जाकर देखेंगे तो हरित क्रांति ने बुर्का सिस्टम, पर्दा सिस्टम, भारत में जो है वो तिहाड़ी कल्चर, इसके अलावा नॉर्थ में कैंसर की समस्या, साउथ में टाइप 2 डायबिटीज की समस्या, ये सारा कुछ हरित क्रांति के कारण प्रारंभ हुआ था। अब याद रखिए विलेनाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को बहुत ज्यादा विलन बनाने की जरूरत नहीं कि हरित क्रांति ने ही सब करा, परंतु हाँ ये एक डायमेंशन है कि वो उसके जो है वो साइड इफेक्ट थे, क्लियर। लेकिन हरित क्रांति हमारे लिए आवश्यक जरूर थी, इस चीज को भी पैरेलली याद रखिएगा। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आप चाहते हैं लवणीय मृदा या फिर हरित हरित क्रांति से रिलेटेड सारे डायमेंशन आप पे क्लियर हो तो चूंकि वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब याद रखिए कि जो क्षेत्र शेष बचा है, अगर मैं ये आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये जो क्षेत्र है ये आपको क्षेत्र दिखाई देगा किसका, तो याद रखिए ये क्षेत्र है वास्तविकता में मरुस्थलीय मृदा का। तो शेष बची हुई जो मृदा है ये मरुस्थलीय मृदा का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब इसे मार्क करते हैं। याद रखिए ये जो मरुस्थलीय मृदा है इसका निर्माण पवन के प्रवाह की तीव्र गति के कारण होता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें रेत अर्थात बलुआ का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है और यही कारण है कि इसमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। आई थिंक आप सभी ने बचपन में कभी ना कभी ये खेल खेले होंगे कि आप एक कटोरे में जो है वो रेत रख लेते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी अचानक से रेत के अंदर चला जाता है। अर्थात मरुस्थलीय मृदा में जो है आपको वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी अर्थात जल धारण की क्षमता सबसे कम देखने को मिलती है। यही कारण है कि इसमें वनस्पति का विकास नहीं हो पाता। अब यहाँ एक डायमेंशन और जानने योग्य है, आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी मुल्तानी मिट्टी का नाम जरूर सुना होगा। अब ये क्या होता है, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ सामान्य सी एक मृदा उपस्थित है, कोई भी मृदा हो सकती है। अब चूंकि ये एरिया जो है शुष्क है, यहाँ वनस्पति नहीं है, तो जैसे ही यहाँ से पवन का प्रवाह होगा तो पवन जो है इस मृदा को अपने साथ ऊपर उठा लेगी। अब जब ये ऊपर उठाएगी तो याद रखिए दूर तक जो है ये छोटे कणों को ले जा सकती है, क्लियर, और भारी कणों को ये एक स्थान पर छोड़ देगी। तो आपको याद रखिएगा कि भारी कण अर्थात रेत के कणों का एक क्षेत्र दिखेगा जिसे आप सही में रेतों का मरुस्थल कहते हैं। और आगे आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल बारीक अवसाद या धूल के कणों से निर्मित मैदान भी देखने को मिलता है। और याद रखिए कि हर एक मरुस्थल का कहीं ना कहीं लोएस उपस्थित होता है। लोएस का मतलब क्या होता है, लोएस का मतलब होता है धूल से निर्मित मैदान या बिल्कुल बारीक अवसाद से निर्मित मैदान। भारत में कहीं कहीं जहां इस पर पानी पड़ जाता है वहां मुल्तानी मिट्टी का निर्माण होता है। आप सभी ने चाइना के बारे में सुना होगा, अगर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग दूं तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा एशिया वाला भाग, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। याद रखें इस प्रकार से आप चलते हुए जाएंगे तो ये हमारा एशिया का पोर्शन बनकर रेडी है। इसमें याद रखिए कि इतना एरिया हमारे लिए अभी ऑब्जर्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है। याद रखें कि इस प्रकार से एक नदी आती है जिसे कहा जाता है येलो नदी या पीली नदी, और यहाँ पर एक सागर है जिसे पीला सागर या येलो सागर कहा जाता है, येलो सी के नाम से जाना जाता है। आप पाएंगे कि येलो सी चाइना के अंतर्गत आता है, येलो रिवर भी चाइना के अंतर्गत आती है, और येलो रिवर को जो है कहा जाता है चाइना का शोक। याद रखिए येलो रिवर येलो क्यों है, क्योंकि ये लोएस के मैदान से निकलती है, और लोएस का मैदान कुछ और नहीं है, मुल्तानी मिट्टी का एरिया है। आप सोचिए कि मुल्तानी मिट्टी कितने जल्दी पानी में घुल जाती है। जब कोई नदी उस एरिया से निकलेगी तो बार बार जो है वो विसर्पण करेगी, अपना मार्ग बदलेगी, और यही कारण है कि ये क्या लाएगी, बाढ़ लाएगी। और याद रखिए जो नदी है इसका पानी भी पीला हो जाएगा, इसलिए नदी को भी पीली नदी कहेंगे। जहां ये रिलीज करेगी अपना वाटर, उस सी का पानी भी पीला हो जाएगा, इसलिए उसे पीले सागर के नाम से जाना जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि हर एक मरुस्थल का अपना एक लोएस का मैदान होता है, अपना एक मुल्तानी मिट्टी का क्षेत्र होता है। एग्जैक्टली मुल्तानी मिट्टी नहीं होती,
परंतु अगर पानी पड़ जाता है तो मुल्तानी मिट्टी में बदल जाती है। परंतु बारीक जो है वो अवसाद से निर्मित क्षेत्र होता है, और अगर वहां वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी हो तो याद रखिएगा वो क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो जाएगा। तो हर एक मरुस्थल का एक भाग उपजाऊ क्षेत्र भी होता है, ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि भारत में इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो हमारे यहाँ इस स्थान पर आपने देखा कि किसका निर्माण है बच्चों, मरुस्थलीय मृदा का। अब इसके ऊपर याद रखिएगा यहां पर लोएस का निर्माण है। अब लोएस वाले एरिया में अगर जल की आपूर्ति हो जाए तो ये अच्छा उत्पादन देगा, और जल की आपूर्ति करके दिखाई किसने, इंदिरा गांधी नहर में। और याद रखिए इस इंदिरा गांधी नहर ने जब इस क्षेत्र में जल की उपलब्धता को बढ़ाया तो आप पाएंगे कि श्री गंगानगर एरिया ऑफ राजस्थान, ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र बना राजस्थान का जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करा था। इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले समय में जरूर इससे प्रश्न दिखाई देंगे। क्लियर? तो ये एक डायमेंशन है, ये आप याद रखेंगे। चलिए हम अपने डायग्राम में वापस आते हैं। याद रखिए इस क्षेत्र में आपको मरुस्थलीय मृदा का निर्माण देखने को, याद रखिए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी आपको कुछ कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसी प्रकार से ये जो शेष क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये शेष क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मिक्स्ड लाल वाली भी कभी कभार देखने को मिलती है। सामान्यतः लाल बहुत कम मिलती है, परंतु लेटेराइट का विस्तार जो है सबसे ज्यादा होता है। तो आइए इसे हम थोड़ा सा जो है वो फिलअप कर लेते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पर लाल मृदा दिखेगी। अब यहाँ लाल आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिए कि वर्षा कम हो रही है छायावृष्टि के कारण। क्लियर? तो एक डायमेंशन ये अपने दिमाग में सेटल रखिएगा। और जलोढ़ मृदा है ही, कारण क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। क्लियर? तो ये है बेसिकली मास्टर मैप जो बताता है कि भारत में किस क्षेत्र में कौन सी मृदा का विस्तार है। एक बार अगर हम इसे काउंट करें तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमने देखा पर्वतीय मृदा, सेकंड हमने देखा जलोढ़ मृदा, थर्ड हमने देखा मरुस्थलीय मृदा, फोर्थ हमने देखा काली मृदा, फिफ्थ हमने देखा लाल मृदा, सिक्स हमने देखा लेटेराइट मृदा, सेवेंथ हमने देखा इस स्थान पर लवणीय मृदा, और एट्थ जो है हमने अभी देखा नहीं है। याद रखिए इसे कहा जाता है पीट मृदा। अब ये पीट मृदा या दलदली मृदा कहाँ निर्मित होती है, तो ये मैं आपको इस स्थान पर अलग से दिखाता हूं। याद रखिए कि ये है बेसिकली हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत के केस में आपको उत्तर की दिशा में इस प्रकार से याद रखें, जस्ट अ सेकेंड, आपको इस प्रकार से याद रखिएगा हिमालय का निर्माण देखने को मिलता है। क्लियर? यह है हिमालयन पोर्शन। अब याद रखिए हिमालय का एक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जिसे तराई के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब यहां याद रखिए कि तराई का मतलब क्या होता है। क्लियर? अभी ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन। ये तराई बेल्ट है, कैसे निर्मित होती है अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले याद रखें कि आपको यहां पर याद रखना होगा कि ये जो क्षेत्र है ये है बेसिकली आपका रेन शेडो जोन, या जिसे हम कभी कभार जो है छायावृष्टि प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से ये जो एरिया है याद रखें कि ये भी छायावृष्टि प्रदेश है। ये किसका छायावृष्टि प्रदेश है, तो ये हिमालय का छायावृष्टि प्रदेश। अब देखिए छायावृष्टि प्रदेश और तराई बेल्ट का संबंध, अगर मैं एक बार इसे जो है वो कंप्लीट और कर दूं, तो याद रखिएगा इस स्थान पर कुछ इस तरह से आपको जो है वो ब्रॉडर सेंस में आइडिया लग जाएगा कि इस स्थान पर जो है वो जलोढ़ मृदा का निर्माण है। अब ये याद रखिए कि दो छायावृष्टि प्रदेश है, नीचे आपको एक दिखेगा क्या, ये दिखेगा आपको जलोढ़ का क्षेत्र, और ये दिखेगा तराई बेल्ट। अब तराई बेल्ट क्या होती है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत टफ नहीं है। याद रखिए ये है एक पर्वत। क्लियर? अब पर्वत से चलती हुई नदी जब आएगी तो याद रखिएगा कि नदी का वेग पर्वत से नीचे आने के कारण क्या होगा, उच्च होगा। अब याद रखिए चूंकि नदी का वेग उच्च है तो नदी जब नीचे आएगी तो अपने साथ अवसाद भी लाएगी। अवसाद का अर्थ मैंने पहले ही बताया कि ये बारीक कण है, तथा बजरी या चट्टाने भी लाएगी। अब याद रखिए ये जो बजरी प्लस चट्टाने हैं ये भारी हैं, तो हमेशा याद रखिएगा भारी चीज को नदी जो है वो पहले छोड़ेगी।
अब सामान्य सी बात है कि नदी जब पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो उसका वेग जरूर कम होगा। वेग कम होगा तो चीजों को ढोने की क्षमता कम हो जाएगी। पहले तो पहाड़ से नीचे आ रही थी तब वेग ज्यादा था। अब की कंडीशन में हो यह रहा है कि नदी जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, वेग कम होने से ये जो है इन दोनों को अपने साथ बहाकर आगे तक नहीं ले जा सकती। तो सबसे पहले कौन सी चीजों को छोड़ेगी? जो भारी हैं, यानी कि बजरी वाली चीज, बजरी को। और याद रखिए, बजरी को छोड़ने पर जिस एरिया का निर्माण होगा इसे कहा जाता है भाबर एरिया। बाबर नहीं, भाबर। अब क्या होता है, मैं डिटेल में जब गंगा नदी का क्षेत्र पढ़ाऊंगा कभी आपको, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? और इसके आगे जाएंगे तो नदी जो है अपने साथ लाए हुए अतिरिक्त मात्रा के अवसाद को जमा करती है। और याद रखिए, जहां नदी अपने द्वारा लाए गए अतिरिक्त अवसाद को जमा करेगी उसे कहा जाएगा तराई एरिया। फाइन। अब इसे तराई क्यों कहते हैं तो समझिए, जो भाबर वाला एरिया है, नदी जब लाखों करोड़ों साल में जब चट्टाने और बजरी लाकर उसे एक स्थान पर इकट्ठा करेगी तो वहां पर बजरी और चट्टानों का एक क्षेत्र बन जाएगा। और जैसे ही उस क्षेत्र में नदी कभी प्रवेश करा करेगी, नदी भूमिगत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो आप सामान्य से एक पतीले के अंदर, एक बाल्टी के अंदर अगर आप बहुत सारे कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके रख दें और ऊपर से थोड़ी सी रेत डालकर उसे समतल कर दें और एक गिलास पानी उसमें डालें, इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक बाल्टी है और इसमें इस प्रकार से चट्टानें भरी हुई हैं। अब याद रखिए कि इसमें आपने ऊपर से रेत डालकर इसे समतल कर दिया और एक गिलास पानी अगर आप इसमें डालें तो वो पानी क्या ऊपर तैरने वाला है? आंसर इज नो। इसके बीच में दरारों से होते हुए बाल्टी के नीचे पहुंच जाएगा। बस उसी प्रकार की स्थिति इस स्थान पर है। याद रखिएगा, नदी जो है वो पहाड़ी क्षेत्र से जंप और बाउंस करते हुए नीचे आएगी और जब ये नीचे आएगी, याद रखिएगा कि ये बजरी वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगी। ये लाया भी इसने है, बजरी तथा चट्टान से निर्मित क्षेत्र में प्रवेश करेगी। और याद रखिए, ये क्षेत्र भाबर कहलाता है हिमालय के परिप्रेक्ष्य में, और यहां नदियां भूमिगत हो जाती हैं। और भूमिगत होने के बाद जब ये बजरी तथा चट्टान से निर्मित क्षेत्र, मुख्यतः यहां चट्टान होती है, तो याद रखिए ये पर्वत पदीय क्षेत्र है, चट्टानें यहां पर हैं। और यहां से जब ये आगे जाएगी तो रिश्ते हुए नदी जो है वो धीरे से बाहर निकलेगी। अर्थात नदी जो है वो चट्टानी एरिया को तैर कर पार करके आती है, इसलिए इस एरिया को तैर आई अर्थात तराई के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए कि ये जो तराई वाला एरिया है, यहां पर दलदल देखने को मिलता है, अर्थात ये एरिया पिटी एरिया है। क्लियर? इसे पीटी या फिर पीटमई एरिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पीटमई एरिया के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो अब यहां याद रखिए कि मैंने इसे इस स्थान पर मार्क नहीं करा है। ये कहां देखने को मिलेगा? तो ये मुख्यतः आपको जो है आर्द्र भूमि क्षेत्रों में और हिमालय के परिप्रेक्ष्य में इस स्थान पर देखने को मिलता है। मैं ट्राई करता हूं कि मैं इसे भी मेंशन कर दूं। यहां पर आपको कुछ इस तरह से जो है वो हिमालय की तराई बेल्ट दिखती है और नेपाल वाले भाग में ये ठीक से विजिबल होती है। हमारे यूपी और बिहार वाले पोर्शन में भी कुछ कुछ स्थानों पर इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्लियर? तो ये जो है डायमेंशन आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो ये हमारा मृदा वाला पार्ट बनकर खत्म हुआ। याद रखिए कि ये फाइन डिटेलिंग के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। देखिए, आप वीडियो में इस पार्ट तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आप एक अच्छे, एक सीरियस एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के। अदरवाइज इतने लॉन्ग लेक्चर सामान्यतः लोग जो है वो नहीं देखते। अब यहां तक आप आए हैं, इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। याद रखें, ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है। आप ऐसा माने ना कि एक टीचर के फॉर्म में, ना ही एक फैकल्टी के फॉर्म में, बस आपके एक सीनियर के फॉर्म में। ये याद रखिए कि आप अकेले स्वयं तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत लगने वाला है। और 90% वो क्राउड जो सच में डिजर्व करता है कि वो आईएएस ऑफिसर बने, वो क्राउड जो है वो अगर लगा रहेगा हमेशा 5-6 साल तक अगर वो बच्चा पढ़ेगा, तो याद रखिए 90% में जो सीरियस क्राउड होता है उसमें ये पोटेंशियल होता है। और ये याद रखिएगा, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उस 10 लाख में से 10,000 ही ऐसे बच्चे होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहूं तो 15,000 ही ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरियस क्राउड होते हैं। क्लियर?
अब अगर आप उस 15,000 में आते हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि यहां तक अगर आप पहुंचे इस वीडियो में, मतलब आप उस 15,000 में आते हैं, नहीं तो आगे 1-2 साल में आप वहां उस क्राउड में पहुंच जाएंगे। अब याद रखिएगा कि ये जो 15,000 हैं ये पूरे के पूरे आईएएस बनना डिजर्व करते हैं, पर क्या ये बनते हैं? आंसर इज नो। तो ये चले कहां जाते हैं? ये बेसिकली तैयारी छोड़ देते हैं। क्यों तैयारी छोड़ देते हैं? तो समय के साथ आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आप इस 15,000 में आते हैं, बस इसमें समय ज्यादा लगेगा। समय कैसे ज्यादा लगेगा? तो आप पाएंगे कि 5 से 6 अटेम्प्ट एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिलते हैं, ओबीसी हो या अदर कैटेगरी का हो तो अटेम्प्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। पर याद रखिए, आप उतने समय तक कंटिन्यू नहीं करोगे, आप इस जर्नी को छोड़ दोगे। जब आप प्री होगा, 2 बार आप देंगे, प्री नहीं निकलेगा, तीसरी बार में प्री निकलेगा तो मेंस नहीं निकलेगा, फिर चौथी बार में प्री निकलेगा, मेंस निकलेगा, ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अब हिट एंड ट्राई करते हुए आप पहुंचेंगे और 4-5 साल में आप इतने बोर हो जाएंगे, ये जर्नी अपने आप ही आप छोड़ देंगे और प्राइवेट कहीं जॉब करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे साथ हुआ, ये सभी के साथ होता है। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप इस चीज को समझिए कि बहुत बड़ा कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप इसे पे नहीं कर पाओगे, ये बहुत बड़ा कोई चैलेंज है। बस आपके इसे अवॉइड करने के कारण कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ना है, आप शायद जो है अपनी जर्नी को बहुत लंबा कर लें। मेरी एडवाइस एज अ सीनियर आप जरूर माने। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि अगर आप P2I बैचेस में आते हैं, वहां मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हुआ मिलूंगा और आपका और मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा। क्लासेस में जो है वो ये सुविधा होती है कि आप जो है ऑडियो में, वीडियो में लाइव क्लास उसे अटेंड कर सकते हैं, आप उसमें डाउट्स पूछ सकते हैं। अब आप जो है अगर इसका पार्ट बन जाएं तो याद रखिए 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका निर्णय गलत है या फिर गलत हुआ तो आप मुझसे वो बात कह भी पाएंगे उस क्लास में। तो मुझे जब इतना विश्वास है कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सीरियस लोग जो सच में तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर आए इस क्लास में, P2I बैचेस में। किसी भी फैकल्टी का कोड यूज कर लें, आपको मिनिमम कॉस्ट पे वो मिल जाएगा। फाइन, जैसे मेरा कोड है AK लाइव, ऐसे हर एक टीचर का है। आप जो है वो किसी भी टीचर का कोड लगाकर आप कोर्सेस को प्रिवेल करें, हमारे साथ उस जर्नी का पार्ट बने। ओके, तो चलिए, ये बनकर रेडी है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के वीडियोस आपके समक्ष लेकर आता रहूं, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक ओल्ड स्कूल मेथड है। इस प्रकार से पढ़ने में उतना ज्यादा जो है बच्चे को कई बार इंटरेस्ट नहीं आता। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे मैं मोटिवेटेड फील करूं आप तक इस प्रकार के वीडियो को लाने के लिए। और साथ ही इस चीज को याद रखिए कि अगर आप इसकी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप चैनल पर अभी विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक टॉपिक के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।